यस। हेलो बच्चावाड़ी, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ एग्जम्पशन। यहां तक हमने कर रखा था। किधर तक? यहां तक, ठीक है। उसके बाद में अब चालू करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा है, इसको तमीज से आप देख लीजिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में पहला हुआ करता था सर्विस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिन्होंने पहले क्लासेस कर रखी है उनको पता होगा कि भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो सारी सर्विसेज देती है वो एग्जम्प्ट हुआ करती थी, बट अब ये एग्जम्पशन हटा दिया गया है। इसका मतलब अब आरबीआई कोई भी सर्विस दे रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आरबीआई दे रही है, अब वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगी। अब आरबीआई की सर्विसेज भी टैक्सेबल है। एम आई क्लियर? यस। सर्विसेज बाय आरबीआई अब टैक्सेबल, नाउ टैक्सेबल लिख लो, इसके सामने लिख लेंगे अपन, इसके सामने लिख लेंगे नाउ। अरे, नाउ टैक्सेबल, अब इस पे जीएसटी लगेगा। बट हाँ, अगर सर्विस ऐसी है जो कहीं और एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। क्लियर? ओके। सेकेंडली, जो बैंकिंग सर्विस देती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो आप अकाउंट्स बनाते हो, मतलब सेविंग अकाउंट जो बनाते हो, मोदी जी ने निकाला था प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके तहत जो आपने अकाउंट बनाए हैं, तो अगर मैं अकाउंट होल्डर हूं तो मेरे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट है। तो इसके तहत बैंक्स जो भी सर्विस मेरे को देंगी, वो सर्विस इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो बैंक सर्विस देती है अकाउंट होल्डर्स को, उस पे जीएसटी नहीं लगता। कौन से अकाउंट होल्डर्स को? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिन्होंने अकाउंट बनाया है उनको बैंक जो सर्विसेज देती है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एम आई क्लियर? यस। थर्ड वाला है, थर्ड वाला देखो इसको ध्यान से। सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस फॉर विच कंसिडरेशन इज फॉर्म्ड और चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा पूरा लिखे हुआ है। मैंने यहां पे इसको शॉर्ट कर दिया है कि भैया एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन या एडवांसेस जिसके लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो वो सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। क्लियर बात? हाँ जी। मतलब अगर आपको लोन वोन मिला है तो उस पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा। बट यहां लिखा है अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड अगर आपने लेट पेमेंट करा तो आपको जीएसटी, क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता है जो कि लगभग 35 से 36% पर एनम का होता है। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू पे नहीं करे तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत लंबा लगता है। ठीक है, उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी भी लगेगा। बट जो नॉर्मल इंटरेस्ट है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब मैंने बैंक से अगर कोई लोन लिया है, ठीक है, उस लोन पे ऑब्वियसली मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। हाँ, तो बैंक ने मेरे को जो सर्विस दे रखी है, कौन सी? लोन देने की, क्या इस पे मेरे को जीएसटी लगता है? नहीं भैया, इस पे मेरे को जीएसटी नहीं लगता। बट हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड का उधारी बाकी है मेरा, मतलब क्या हुआ, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आया इस महीने का, कितना आया सर? 50,000 रुपए। अब मेरे को पे करना था 5 तारीख तक, अगले महीने की 5 तारीख तक। मैंने अगले महीने की 5 तारीख तक पे नहीं करा, तो मेरे को क्या लगेगा? मेरे को लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट क्यों लगता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले बोलते हैं आप इसको शॉर्ट टर्म लोन जैसे समझो, तो उस पे मेरे को जीएसटी क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे लगता है, बट नॉर्मल जो इंटरेस्ट है उस पे मेरे को जीएसटी नहीं लगेगा। एम आई क्लियर? यस। सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि भैया अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज सेल या क्या कहते हैं परचेस कर रहे हो, कौन? बैंक टू बैंक या ऑथोराइज डीलर, ये दो लोगों के नाम याद रखना। अपन ने यहाँ पे जो अपनी मेन बुक है उसके अंदर लिखा था कि भैया जो आम आदमी है उससे अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां जीएसटी लगेगा। बट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक टू ऑथोराइज डीलर हो रहा है, एक ऑथोराइज डीलर दूसरे ऑथोराइज डीलर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। मैं समझाता हूं कैसे, पहले एक बार पढ़ लेते। सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग्स्ट बैंक, बैंकों के बीच में, दो बैंकों के बीच में। एचडीएफसी बैंक ने बोला एसबीआई को कि भैया मेरे को तुमसे $1,000 चाहिए। बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने एसबीआई से $1,000 लिए। ठीक है, ऑब्वियसली एसबीआई उस पर कुछ चार्जेस लेगा एचडीएफसी से। हाँ जी, बट वो चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दो बैंक्स आपस में जब फॉरेन एक्सचेंज का
एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मतलब कोई फॉरेन करेंसी है उसका एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे एक बैंक ने दूसरे बैंक से फॉरेन करेंसी खरीदी तो उस पर कुछ चार्जेस लगेंगे, हाँ चार्जेस लगेंगे, बट वो चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दो बैंक आपस में कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। दो ऑथोराइज डीलर कौन होता है? आपको अगर फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो आप बैंक से खरीद सकते हो या आप ऑथोराइज डीलर से खरीद सकते हो, जो ऑथोराइज होते हैं फॉरेन करेंसी सेल करने के लिए या पब्लिक को एक्सचेंज करवाने के लिए, बराबर है। अब दो ऑथोराइज डीलर के बीच में हो रहा है तो वहां पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर बैंक जनरल पब्लिक को दे रही है, जैसे मेरे को अगर दुबई घूमने जाना है, मैंने सोचा भैया चलो दुबई घूम के आते हैं, अब मेरे को अगर दुबई घूमने जाना है तो मेरे को फॉरेन एक्सचेंज लगेंगे, हाँ वो फॉरेन एक्सचेंज जब मैं बैंक से रुपी दूंगा और दुबई वाली जो भी करेंसी है वो लूंगा। अब बैंक मेरे से कुछ चार्जेस लेगा, कन्वर्जन चार्जेस, और वो कन्वर्जन चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। अगर जनरल पब्लिक इन्वॉल्व है तो जीएसटी लगता है। तो यहां पे अपन क्या लिखने वाले हैं? यहां हम लिखने वाले हैं पब्लिक इन्वॉल्व है तो जीएसटी लगेगा। इसका मतलब ये हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक टू बैंक है जीएसटी नहीं लगेगा, बैंक टू ऑथोराइज डीलर है जीएसटी नहीं लगेगा, ऑथोराइज डीलर टू बैंक है जीएसटी नहीं लगेगा, ऑथोराइज डीलर टू दूसरा ऑथोराइज डीलर है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब अगर पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है तो जीएसटी नहीं लगता। बट इन दोनों में से चाहे रेसिपिएंट हो चाहे सप्लायर हो, दोनों में से कोई भी एक पब्लिक रहा, अगर यहां पे कहीं भी पब्लिक इन्वॉल्व हो गई तो जीएसटी लगता है। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस, आई गेस आई एम क्लियर। ये यहां पे मैंने लिखवा भी दिया, सर्विस रिलेटिंग टू सेल और फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड टू जनरल पब्लिक जीएसटी लगेगा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू आरबीआई, बैंक आरबीआई को दे रही है तो भी जीएसटी लगेगा। कभी कभी आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज मान के चलो नहीं है, एचडीएफसी के पास या एसबीआई के पास पड़ा है, तो एसबीआई आरबीआई को दे रही है फॉरेन एक्सचेंज, जायज कर, तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज एग्जम्प्ट रहेगा क्योंकि दोनों बैंक से, फॉरेन एक्सचेंज एग्जम्प्ट रहेगा क्योंकि दोनों बैंक से। बट आरबीआई आरबीआई को बैंक कोई और सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, कोई और सर्विस दे रहा है तो वहां पे जीएसटी लगेगा। क्लियर है बात? ओके। उसके बाद सी पॉइंट देखो क्या बोलता है, ये स्वैपिंग मशीन के लिए है। जब आप पैसा स्वाइप करते हो 2000 रुपए तक का, अगर आप पैसा स्वाइप कर रहे हो, एक ट्रांजैक्शन 2000 रुपए तक का है, तो जो एक्वायरिंग बैंक है वो सर्विस देती है सेटलमेंट से रिलेटेड, उस पर जीएसटी नहीं लगती। जैसे अभी मैं इसको एकदम प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि मैं गया, मेरे पास कार्ड है, मैंने स्वाइप करवाया, स्वाइप कितने का करवाया? 1800 रुपए का। अब होता क्या है, वो जो मशीन है वो किसी और की रहेगी, ठीक है, वो मशीन समझ लो पेटीएम की है, पर मेरे पास अकाउंट किसका है? एचडीएफसी का। तो ये पैसा, और जो बंदा है जो स्वाइपिंग मशीन जिसकी है उसके पास तो पेटीएम की मशीन है, तो ये पैसा जाएगा पेटीएम से, ठीक है ना। तो सेलर को पैसा कहाँ से जाएगा? पेटीएम से। अब पेटीएम क्या करेगा? जो मेरी बैंक है, मेरी बैंक कौन सी है? एचडीएफसी बैंक, पेटीएम एचडीएफसी बैंक से पैसा लेगा, तो ये ट्रांजैक्शन अगर 2000 रुपए तक का है तो भैया कोई जीएसटी नहीं लगता। क्लियर है बात? 2000 के ऊपर है तो जीएसटी लगेगा। अब इसके डिटेल में मत घुसो, इस पॉइंट को यही तक खत्म कर दो। ओके बात? अब लिखा है मैंने नीचे, एक्वायरिंग बैंक मतलब एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और एनी पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू द पर्सन हु एक्सेप्ट सच कार्ड। मतलब जो सप्लायर है जो कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है उसको पेमेंट कौन कर रही है? पेटीएम। उसकी बात चल रही है, डन बात है, ओके। उसके बाद में लिखा है इंटरमीडियरी की जो सर्विसेज है, कहां पे? आईएफएससी में, टू अ कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन करेंसी एग्जम्प्ट है। देखो क्या है, इंटरमीडियरी बीच का आदमी, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज विद आईएफएससी स्टेटस टू अ कस्टमर आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन करेंसी। आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, ऐसे बहुत सारे इंडिया के अंदर आईएफएससीज बन रखे हैं, एसईजेड के अंदर जो लोकेटेड होते हैं यूजुअली, उसके अंदर अगर कोई बीच आदमी है, इंटरमीडियरी है, ठीक है, इंडिया के बाहर कोई नॉन रेसिडेंट है, कस्टमर है, उसको सर्विस दे रहा है, कोई भी टाइप की सर्विस दे रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इंडिया के बाहर का आदमी है, वो फॉरेन करेंसी लेके आ रहा है, इंडिया के बाहर का आदमी है, फॉरेन करेंसी लेके आ रहा है, रेगुलर बच्चों को दिमाग में लाइट लग गए, सर जीभ लपलपाई, फॉरेन करेंसी आई, भैया जीएसटी भी नहीं, इनकम टैक्स भी कम रेट पे, मजे करो। क्लियर बात? ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली है ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। सर्विस चार्जेस,
फीस, डॉक्यूमेंटेशन, इस पे जीएसटी लगेगा, ये एग्जम्प्ट नहीं है। जैसे लोन जब आप लेते हो, ठीक है, तो मैंने अगर 50 लाख रुपए का लोन लिया तो बैंक ने मेरे को 50 लाख रुपए दिए, बट बैंक कुछ प्रोसेसिंग फीस लेता है मेरे से, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लेता है, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लेता है। अगर आप मॉर्गेज करते हो ना, तो जो चार्ज क्रिएट होता है, क्रिएशन ऑफ चार्ज, जो आपने लॉ में पढ़ रखा होगा, तो वो चार्ज क्रिएट करने के लिए ना कुछ तो चार्जेस लेते हैं, चार्ज क्रिएट करने के लिए लॉ के अंदर पढ़ रखा है, वो चार्जेस लोन का अमाउंट नहीं है, उस पे जीएसटी लगेगा। क्लियर है बात? ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, सर्विस चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, किसी भी नाम से बोल दो, अगर लोन के अलावा कुछ और पैसा आपसे लिया जा रहा है, मतलब लोन पे इंटरेस्ट लेते, इंटरेस्ट के अलावा जो बाकी सारी चीजें होती है ना, उस पे जीएसटी लगता है। तो कभी अगर आप बैंक में जाओगे ना, तो आपको बताया रहेगा कि भैया अगर 50 लाख का लोन लेना है आपको, तो आपको 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, 10,000 प्लस 18% जीएसटी के रेट से, ठीक है ना। तो लोन प्रोसेसिंग फीस, लोन अरेंजमेंट चार्जेस, सर्विस चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, अगर कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, चार्ज रजिस्टर करना पड़ता है, बराबर है, उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे भी जीएसटी लगता है। अगर क्रेडिट कार्ड पे आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, मतलब पैसा अभी तक दिया नहीं और उस पे आपको लेट पेमेंट के लिए चार्जेस लग रहे हैं, तो उस पे आपको जीएसटी लगेगा, उस पे आपको जीएसटी लगेगा, यहां पे लिखा है ये बात, ठीक है। फिर ये एक और पॉइंट बोलता है, ये थर्ड वाला पॉइंट देखो, यहां पे क्या है, ये मार्जिन ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अब लेट्स से कि अगर आप कोई स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हो, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में आप काम करते हो और वहां पे आपको एक मार्जिन दिया रहता है कि भैया इतना पैसा आपके पास मार्जिन है, इतने तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जब आपको उतना नुकसान हो जाएगा, आपको वो पैसा जमा करवाना पड़ता, फिर वो आपकी जो लिमिट है, जो आपकी लिमिट है वो वापस से रिस्टोर हो जाती। अब वो पैसा जमा करवाने में आपने देरी लगवा दिया, तो क्या ये लोन है? नहीं, ये लोन नहीं है। सॉरी, क्या ये चार्जेस है? नहीं, इसको ऐसे चार्जेस जैसे मत मानो, इसको लोन जैसे मानो। जैसे लेट्स से मेरे को 50 लाख की लिमिट है, ठीक है, मैं 50 लाख की ट्रेडिंग कर सकता हूँ, और मेरे को मार्जिन कितनी दे रखी है, 50 लाख का जब भी मेरे को नुकसान हो जाएगा, मैं बड़ा आदमी हूँ बहुत, 50 लाख की मेरे पास लिमिट है, जब मेरे को 50 लाख का नुकसान हो जाएगा तब जाके मेरे को मार्जिन में पैसा जमा करवाना पड़ेगा। ऐसे आदमी के हिसाब से डिफर करती है, सबकी अपनी अपनी मार्जिन, मेरी क्राइटेरिया के हिसाब से मेरी 50 लाख की मार्जिन है लेट्स से, ठीक है। तो अब मेरे को हर ट्रेड मैं कर रहा हूं, मैंने एक ट्रेड करा 2 करोड़ का, उसमें मेरे को 1 लाख का नुकसान हो गया, तो क्या मेरे को 1 लाख भरना पड़ेगा? नहीं नहीं, भरना नहीं पड़ता मेरे को, ये मेरी मार्जिन है, ठीक है। जैसे ही मेरी मार्जिन रीच हो गई 50 लाख, मेरे को 50 लाख का लॉस हो गया स्टॉक एक्सचेंज में, अब मेरे को ये 50 लाख रुपए डालने पड़ते हैं, बराबर है। अब मैंने ये 50 लाख डालने में लेट कर दिया, तो बोलते हैं कि जो मार्जिन है ये आपको लोन जैसे मानना है, और उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई इंटरेस्ट लगा, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई चार्जेस लगे, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जम्प्ट है जीएसटी से, ठीक है। याद रखना ये वर्ड भी याद रखना, और ये एग्जम्प्ट वाला वर्ड भी याद रखना। क्लियर है बात? ओके। उसके बाद लीगल सर्विसेज की बात करते हैं। लीगल सर्विसेज में हम जानते हैं, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि भैया लीगल सर्विसेज में लगता है आरसीएम इफ टैक्सेबल, अगर टैक्सेबल रहा और आपने बिजनेस एंटिटी को दिया तो आरसीएम लगेगा। अदर देन बिजनेस एंटिटी अगर आप कोई पैसा देते हो तो उस पर जीएसटी मोस्टली लगता ही नहीं है। मैंने क्या वर्ड यूज करा? मोस्टली लगता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अपन करते हैं, यहां पे लीगल सर्विसेज कौन देता है सर? एक तो लॉयर देते हैं जो इंडिविजुअली काम करते, या फिर लॉयर की फर्म्स देती है, हाँ जी। तो यहां पे 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करे हुआ है, एक इंडिविजुअल एडवोकेट और दूसरा फर्म ऑफ एडवोकेट। अब इंडिविजुअल के अंदर 2 और लोग हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा सीनियर एडवोकेट। हाँ, मतलब एक जूनियर दूसरा सीनियर। अब जूनियर को अलग वर्ड यूज नहीं करा है, जूनियर को सिर्फ एडवोकेट कहते हैं। और एक होता है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट का क्या क्राइटेरिया है उसके लिए अपने को कोई जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम में दिया रहेगा वर्ड सीनियर एडवोकेट, ठीक है। और लीगल सर्विसेज को जैसे अपन ने आरसीएम में भी देखा था, लीगल सर्विसेज के नीचे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आया था, तो यहां पे भी लीगल सर्विसेज को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के साथ मैंने क्लब कर दिया है, ठीक है। अब क्या कहते हैं देखो, अगर आप फर्म ऑफ एडवोकेट हो या इंडिविजुअल एडवोकेट हो, फर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट यहां पे नहीं आता। सीनियर एडवोकेट को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के साथ में घुसाया है क्योंकि दोनों की प्रोविजन सेम है। अगर इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रही है किसको? बाकी के बाकी एडवोकेट्स को। इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसको? एडवोकेट्स को, या फिर किसी फर्म ऑफ एडवोकेट को,
तो जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। मतलब ये लोग अच्छे हैं भैया, फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, इनका ईमान अभी भी बचा है। ये अगर दूसरे किसी एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं, फर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, किसी दूसरे फर्म को सर्विस दे रहा है जो कि लीगल सर्विसेज देती है, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगता। क्लियर है बात? हाँ, फिर इसको सर लिख लेना चाहिए अपन ने। ओके भैया, पहला है इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है, ये सर्विस दे रहे किसको? एडवोकेट को। ये सर्विस दे रहे किसको? एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, तो जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे तो भी जीएसटी नहीं लगता। तीसरा, बिजनेस एंटिटी विथ टर्नओवर लेस देन लिमिट, रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम, मतलब भैया सिंपल बोल दो सर, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रहे तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल है भैया, इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को दे रही है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, नहीं लगेगा। नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रही है, जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दिया, बिजनेस एंटिटी है बट अनरजिस्टर्ड है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्या बात है? मतलब जीएसटी कब लगेगा? जब इन्होंने रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी तभी जीएसटी लगेगा। जब इन्होंने रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दिया ना, तभी जीएसटी लगेगा। और अगर जीएसटी लगेगा तो आरसीएम लगेगा, याद रखना। देखो भैया, या गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को तो छोड़ देते हैं अपन। एडवोकेट को दिया, फर्म ऑफ एडवोकेट को दिया, या किसी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया, या अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दिया। अब अनरजिस्टर्ड मतलब क्या? जिसका पिछले साल में टर्नओवर 10 लाख 20 लाख 40 लाख से कम था। 10 लाख 20 लाख 40 लाख क्या है? ये रजिस्ट्रेशन की लिमिट से। या फिर किसी गवर्नमेंट को दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। बट यहाँ पे भी चेंज आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवेज नहीं आती, आ गया वो चेंज, ठीक है, ओके। सीनियर ट्रिब्यूनल, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, इन्होंने किसको दिया? सेम टू सेम ऊपर का कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम ऊपर का कॉपी पेस्ट, ये एक को, दो को, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट की बॉडी, इनको। बस यहां पे एक डिफरेंस ये है कि सीनियर एडवोकेट लोग या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ये सीनियर एडवोकेट वो है जो बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे, इनको मात छूट चुका है। ये कहते हैं कि भैया अगर एक सीनियर एडवोकेट दूसरे सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है ना, वो एग्जाम्ड भी नहीं होती है। ये कहता है भैया एडवोकेट हुआ तो क्या है बेटा, तू छोटा है, तू फर्म है, मैं अगर तेरे को सर्विस दे रहा हूं ना, मैं जीएसटी लूंगा। हाँ जी, अगर सीनियर एडवोकेट सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस वालों को देता है तो जीएसटी लगता, वहां पे एग्जम्पशन नहीं है। मतलब सीनियर एडवोकेट में ये जो एग्जम्पशन है ये नहीं मिलेगा, बाकी तीनों मिल जाएंगे। पढ़ लो एक बार। एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्प्ट है। बराबर क्या? हाँ। लीगल सर्विसेज टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी आर लाइबल टू जीएसटी, और टैक्स जो है ये रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी आरसीएम पे भरेगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो देख लो एक बार, जल्दी से एक बार देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो। अब मोस्टली जो कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो गए। अब सारे ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, अब ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है, जब बोलते हैं ना मेरे को समझ ही नहीं आता है। मेरे को समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि भैया इंश्योरेंस की सर्विसेज पे जीएसटी काहे की बात कर रहे हैं? अरे वो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम रहता ना, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जो इंश्योरेंस प्रीमियम अपन भरेंगे उस पे जीएसटी लगेगा नॉर्मल स्कीम में, बट अगर स्कीम यहां नोटिफाइड है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। समझे बात को? हाँ जी, देखो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर एनपीएस, एनपीएस के अंदर अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस सर्विस मिल रही है बाय वे ऑफ एन्युटी, जीएसटी नहीं लगेगा। नेवी वालों को नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड, उस पे भी नहीं लगेगा। टू पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को नहीं लगेगा। और ये ताजा ताजा 2 साल पहले ऐड हुआ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। मतलब देखो नेवी वाले लोग,
आर्मी वाले लोग एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। बचा कौन था? पुलिस वाला, उसको भी कवर कर लिया पॉइंट नंबर 4 में। और ऊपर में पॉइंट नंबर 2 में क्या है? वो जो कोस्ट पे गार्ड रहते हैं ना, कोस्टल गार्ड, जो ना नेवी में आते, ना आर्मी में आते, ना पुलिस में आते, पर कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो, तो कोस्ट गार्ड को सेकंड में कवर कर रखा है। डन है? ओके। उसके बाद में मतलब इनके तहत ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सारे के सारे जो अपने आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं या एयरफोर्स वाले हैं, सबका इंश्योरेंस साथ में निकाल लेंगी। तो उस पे जो प्रीमियम पे करेगी गवर्नमेंट, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब प्रीमियम कैन बी पेड बाय गवर्नमेंट और द आर्मी वाले या नेवी वाले देमसेल्फ। ठीक है, उसमें कोई अपने को दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मतलब अपने को याद रखना है, आर्मी वाला हो, नेवी वाला हो, एयरफोर्स वाला हो, पुलिस वाला हो, या फिर कोस्टल गार्ड है, इनके अगर इंश्योरेंस निकले तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद कुछ स्कीम बताई गई है। जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बीमा मतलब इंश्योरेंस होता है, ठीक है। फिर माइक्रो इंश्योरेंस, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसके अंदर जो मैक्सिमम कवर है वो 2 लाख का होना चाहिए। अगर 2 लाख से ज्यादा का कवर है इस माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तहत, अगर 2 लाख से ज्यादा का प्रोडक्ट कवर है तो उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, ये पॉइंट एग्जाम में 2 बार आ चुका है, इसको ध्यान रखना। बाकी ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये वरिष्ठ वरिष्ठ दिख गया, आम आदमी दिख गया, जनश्री 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 मतलब लोगों का श्री, श्री श्री भगवान वाले, वो उसको प्रधानमंत्री। अरे भाई जनधन योजना, माफ करो रे गरीबों को। भैया मोदी जी ने जो स्कीम निकाली उसमें तुम जीएसटी लगाओगे क्या? इसी नाम पे तो मोदी जी इलेक्शन जीतते हैं कि देखो मित्रों हम तुम्हारे लिए ये ले आए हैं। ठीक है, लगाओ चुना बिना पान के। डन बात, ओके। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज, ये भी बस एक बार पढ़ना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। निर्मया हेल्थ योजना, यूनिवर्सल हेल्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अच्छी बात है। जन आरोग्य बीमा योजना, इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल्स के लिए। कोकोनट पाम इंश्योरेंस योजना, अच्छी बात है। जनता पर्सनल एक्सीडेंट, ये सारी योजनाएं है। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरा बंगाल साहस्य बीमा, सस्य बीमा। बंगला मतलब बंगाल के लिए और सस्य मतलब किसान। ठीक है, सस्य मतलब किसान। तो उनके क्रॉप का जो इंश्योरेंस है उस पे भी जीएसटी नहीं लगता। ऊपर कहीं क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह है। अब क्या ये एक्चुअल में योजनाएं है? हाँ जी, ये एक्चुअल में योजनाएं है, बट सर इसको समझाओ ना आप एक एक योजना को। भैया वो हमसे नहीं हो पाएगा। आपको चाहिए तो आप गूगल पे जाइए, ये टाइप करिए बांग्ला सस्य योजना, आपको उसके बारे में पूरा ढेर सारा मिल जाएगा। ये योजना के नाम आपको रीड करने हैं, रीड योरसेल्फ वंस ओनली। ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी जो जीटीए को छोड़ के इस पे क्वेश्चन पूछेगा, एक आधा पूछ सकते हैं। ठीक। स्पेसिफाइड बॉडीज, कुछ बॉडीज है जो अपने मेंबर्स को या जो लोग उस बॉडीज से गवर्नड है उनको देते हैं सर्विसेज, उस पे जीएसटी नहीं लगता। जैसे ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जिन लोगों का एप्लीकेबल है वो लोग ऑब्वियसली ईएसआईसी कुछ पैसा देते हैं, जिसके बदले ईएसआईसी उनके कुछ राइट्स का ब्ला 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 करती है। तो ये जो सर्विस है ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। एम्प्लॉय पीएफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सर्विसेज पे नहीं लगता। कोल माइंस वालों को नहीं लगता। एनपीएस ट्रस्ट जो अपने मेंबर्स को अगेंस्ट सम कंसीडरेशन सर्विसेज देती है, उन सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। मतलब एनपीएस ट्रस्ट क्या करती है, अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज देती है, जिसके बदले मेंबर्स उनको कुछ पैसा देते हैं। हाँ, पर ये जो सर्विस है इस पे जीएसटी नहीं लगता। मतलब मेंबर से सर्विस चार्जेस के साथ साथ प्लस जीएसटी वाला अमाउंट नहीं लिया जाता। डन है। उसके बाद ये 5वीं और 6वीं सर्विसेज जो पहले एग्जम्प्ट हुआ करती थी, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी सर्विस, और सेबी की सर्विस, एसबीआई नहीं, सेबी की सर्विस। सेबी है ना, पहले अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी काम करता होगा, ये जो लोग लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ में ये सब आता है, सेबी क्या क्या करती है वगैरह वगैरह। आईआरडीए और सेबी की जो सर्विसेज है, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स वगैरह वगैरह लिखा होगा, है ना, इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज, जो भी अमुक ढमुक सर्विस सेबी देती थी, अब वो एग्जम्प्ट नहीं रही, ये एग्जम्पशन हटा दिया गया है। तो पहले ये दोनों एग्जम्प्ट हुआ करते थे, आईआरडीएआई और सेबी वाली सर्विसेज, अब ये टैक्सेबल है। आईआरडीएआई या सेबी दिखा
तो अब इनको टैक्सेबल बना देना, गप कैसे जीएसटी लगा देना। उसके बाद पेंशन स्कीम, कौन सी, अटल पेंशन योजना, उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने की सर्विस दे रही है गवर्नमेंट को, या फिर किसी भी पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, यहां पे ये नहीं लिखा है कि भैया अटल पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्टेड है। वो तो अटल पेंशन स्कीम इज नथिंग बट एनपीएस, ठीक है ना, ये तुमको पता होगा। एटीसीसीडी में जो एनपीएस की बात करते हैं वो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में कौन सा योजना नोटिफाइड है, अटल पेंशन योजना, ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे निकाला गया था, ठीक है ना। हाँ, तो सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन, यहां पे सर्विस किसकी बात कर रहे हैं, कलेक्शन, कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने की सर्विस की बात कर रहे हैं। तो भैया अटल पेंशन योजना के तहत, जैसे आपको अगर अटल पेंशन योजना में पैसा डालना है तो आप रोज थोड़ी आके डालोगे, तो जो आरडी लोग होते, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, जो लोग रोज आ जाके आके दुकानों में जा जाके पैसा कलेक्ट करते हैं, तो वो आदमी जो सर्विस दे रहा है ना अटल पेंशन योजना का कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने के लिए, वो आदमी जो सर्विस दे रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है, अटल पेंशन योजना या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पेंशन स्कीम के तहत, स्कीम के लिए कोई आदमी अगर कंट्रीब्यूशन कलेक्ट कर रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। डन है बात, ओके, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर्स और बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज, ये अपन ने आरसीएम में भी पढ़ा था। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर्स या बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स बैंक को सर्विस देते हैं तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल है, अगर ये एग्जाम नहीं है तो। बट बिजनेस फैसिलिटेटर्स या बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। बैंक हर जगह नहीं जा सकती, इसलिए बैंक अपने बिजनेस फैसिलिटेटर्स को, मतलब ये वो लोग हैं जो बैंक को और बिजनेस लाके देते हैं। कैसे लाके देते हैं, ये छोटे छोटे जगहों पे जा जाके लोगों के अकाउंट्स ओपन करने में बैंक की हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भैया हम खरांगना में रहते हैं, खरांगना में एचडीएफसी पॉपुलेशन है 10,000, अब वहां पे 10,000 की पॉपुलेशन में एचडीएफसी की एक ब्रांच ओपन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब एचडीएफसी को मालूम है वहां से सिर्फ हम उनको 50 अकाउंट मिलने वाले हैं, तो एचडीएफसी क्या करती है, अपना एक बिजनेस फैसिलिटेटर वहां भेज देंगी। फिर जिस गांव, उस गांव के अंदर जितने लोगों को अकाउंट खोलना है, वो आदमी को वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना इनिशियल डिपॉजिट का पैसा देंगे। वो आदमी खरांगना से वर्धा आएगा जहां एक्चुअल में एचडीएफसी के ब्रांच है, वहां पे लोगों के डॉक्यूमेंट्स और क्या जमा करवाएगा, पैसा। अगले दिन सुबह 10 बजे जाते जाते वो आदमी उसका पासबुक और अगर डेबिट कार्ड इफ एप्लीकेबल लेके जाके उन लोगों को देगा। डन है, तो ऐसे होते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स या बिजनेस फैसिलिटेटर्स, ये बैंक हायर करती है। ऐसे लोग छोटी छोटी जगहों पे जाके या फिर जहां पे भी बैंक बोलती है वहां जाके बैंक को बिजनेस लाने में मदद करते हैं। ये मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख दिया है। और जो ये बैंक को सर्विसेज देते हैं उसके बदले कुछ बैंक से पैसा चार्ज करते हैं, वो केस में जो बिजनेस फैसिलिटेटर है ये बैंक को सर्विस दे रहा है, बराबर है। हाँ जी, तो क्या इसकी सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, तो कहते हैं कि अगर ये सर्विसेज रूरल एरिया से रिलेटेड है तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर रूरल एरिया से रिलेटेड है तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब जैसे बैंक्स करवाती है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी भी करवाती है, उनकी भी सर्विसेज अगर रूरल एरिया से रिलेटेड है तो जीएसटी नहीं लगेगा। डन बात है, हाँ जी। अब ये इसको रट्टा नहीं मारना है, मैं फिर कहता हूं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है। अभी हमको पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी भी अपना इंश्योरेंस बेचती है छोटी छोटी जगहों पे जाके, हाँ, तो रूरल एरिया का रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब वो सर्विसेज रिगार्डिंग सम रूरल एरिया है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया है तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। और अगर रूरल एरिया के अलावा कहीं और है तो जीएसटी लगेगा, और लगेगा तो बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी पे करेगी ऑन द सर्विसेज। जो सर्विसेज कौन दे रहा है, सर्विस दे रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को, काहे की लोगों के अकाउंट लाके देने के। तो वहां पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एक्चुअल सप्लायर कौन है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, बट तगड़ा आदमी कौन है, बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, तो जीएसटी वो पे करेगी। डन बात है, हाँ जी। अगली बात, लीजिंग सर्विसेज, ये अपन ने अगेन आरसीएम में पढ़ा था कि 30 साल से ज्यादा के लिए लीज दिया है, ठीक है, 30 साल से कम के लिए लीज दिया है तो उस पे जीएसटी लग सकता है। और अगर लग रहा है तो जो आदमी लीज पे दे रहा है किसी प्रमोटर को या बिल्डर को, तो
तो वो बिल्डर जीएसटी पे करेगा। मैं आपको अभी उसका एग्जम्पशन का पॉइंट बताता हूं। मैंने आरसीएम में भी बोला था कि अगर जीएसटी लग रहा है तभी जाके वो टैक्सेबल होगा। अगर जीएसटी ही नहीं लग रहा है, अगर जीएसटी लग ही नहीं रहा है तो भैया फिर आरसीएम लगने की बात ही नहीं आती। अब देखो क्या होता है, ये यूजुअली ना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देती है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर है एमआईडीसी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। गुजरात के अंदर है जीआईडीसी। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होती है। जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है तो एमआईडीसी है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब एमआईडीसी के अंदर अगर आपको अपनी फैक्ट्री डालनी है तो आपको क्या करना पड़ता, आपको बस वहां पे बनानी पड़ती है बिल्डिंग। और जमीन कहां से मिलती है सर, तो जो लैंड है वो गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, लैंड है वो गवर्नमेंट आपको देती है। अगर अब इसके अंदर लैंड देंगी गवर्नमेंट अपने को, कितने टाइम के लिए देती है, 99 ईयर्स की लीज, 60 साल की लीज, 50 साल की लीज, जितने टाइम के लिए आपको लेना है। वो कितने टाइम की लीज ले रहे हैं उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को ये मतलब है कि अगर ये जो लीज लिया है ये लॉन्ग टर्म है, मतलब 30 साल के ऊपर की लीज है। अब जो जमीन एमआईडीसी में होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में होती है, वो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते हैं। वहां पे अपन क्या करते हैं, अपन अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। डन है, वहां पे अपन क्या करते हैं, अपन अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। अब मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, फैक्ट्री बनने को 2 3 4 5 साल लग जाएंगे, हाँ जी हाँ। पर गवर्नमेंट को जो मेरे को पैसा देना है ये अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ता है, अपफ्रंट प्रीमियम। या फिर मैं हर साल के साल इतना इतना गवर्नमेंट को लीज रेंट दूं। अगर हर साल के साल आप पैसा दे रहे हो तो बात खत्म है। मतलब स्टार्टिंग में देखो, मैं आपको समझाता हूं, बड़े आराम से समझना। जब स्टार्टिंग में आप गवर्नमेंट को पैसा देने की बात कर रहे हो, तो जैसे आप गए, मैं गया गवर्नमेंट के पास, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी आदमी है जो अलॉट करता है उसके पास गया, मैं बोला भैया 99 ईयर्स के लिए मेरे को लीज पे चाहिए जमीन, फैक्ट्री बनानी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो वो बोलता है ठीक है, पैसा कैसे मिलेगा। मैंने बोला हर महीने का लीज, हर साल का लीज रेंट डिसाइड कर लेते हैं, मैं हर साल का पैसा आपको देते रहूंगा। यहाँ पे ये जो आपने प्रीमियम डिसाइड करा, ये लीज रेंट डिसाइड करा, ये ईयरली बेसिस पे है, ये ईयरली बेसिस पे है। यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं है, यहाँ पे जीएसटी लगेगा। बट दूसरा ऑप्शन, मैंने बोला भैया देखो 99 ईयर्स के लिए हो ना, आप मेरे को बता दो 99 ईयर्स का कितना पैसा लगेगा। मतलब जो लीज रेंट है, जो पैसा है, ये अपफ्रंट डिसाइड हुआ, डिसाइड अपफ्रंट हुआ। वो कहते हैं कि भैया 99 ईयर्स का आपको लग जाएगा 5 करोड़। ठीक है, ये अपफ्रंट पैसा डिसाइड हो गया 5 करोड़। हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं कि 5 करोड़ एक साथ पहले ही देना है। बोल ये रहे हैं कि जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो कंसीडरेशन, जो पैसा है उसको डिसाइड आपने अपफ्रंट कर लिया है पहले ही बार में, एक साथ का 99 ईयर्स का। अब लीज 30 साल से ज्यादा की है, अपफ्रंट पेमेंट डिसाइडेड है, हाँ जी, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट की 20% ओनरशिप होनी चाहिए। अगर पूरी की पूरी आपकी ओनरशिप है तो भैया उस पर जीएसटी लगेगा। आपने 20% की गवर्नमेंट को ओनरशिप दे दिया है, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट या डेवलपर्स है उसके अंदर, यूनिट के अंदर बेसिकली, तो भैया आपको जीएसटी नहीं लगेगा। पहले ये 50% हुआ करती थी लिमिट, अब ये 20% हो गई है। अब ये जो अपफ्रंट प्रीमियम है या अपफ्रंट अमाउंट डिसाइड करते हैं, उसका अलग अलग नाम है, मैंने आपको बता रखा है। सलामी है, अपन ने ऐसे क्लास में सलामी करा था, या इसको डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट प्राइस, जो भी बोल सकते हैं। इसका लॉजिक क्या था, याद है किसी को लॉजिक? अगर किसी को लॉजिक याद है तो कमेंट कर देना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी बात सुनने के पहले। लॉजिक ये था भैया कि भाई अभी आज से पैसा डिसाइड हो गया है, पर ये जो फैक्ट्री बनेंगी वो 5-7 साल बाद बनेंगी, तो 5-7 साल बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होगा, और प्रोडक्शन शुरू होने के बाद जो मैं बेचूंगा उस पर जीएसटी कलेक्ट करूंगा लोगों से। हाँ, तो जो मेरा इनपुट जीएसटी है जो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं 4-5 साल के बाद। पर अभी से अगर मैं गवर्नमेंट को जीएसटी देने लग गया तो अभी तो मेरा आईटीसी जो है वो जबरदस्ती ब्लॉक हो जाएगा, मेरा आईटीसी जबरदस्ती ब्लॉक हो जाएगा 5 साल तक। मतलब मैं गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा दूंगा, पर अभी तक क्योंकि मेरा फैक्ट्री बन के रेडी नहीं हुआ, तो मेरे को क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए कोई आउटपुट सर्विस ही नहीं है या आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं है, तो मेरे पास तो क्रेडिट पड़ा रहेगा ना जबरदस्ती है। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला भैया एक काम करो, अभी मत लगाओ, बाद में लगाना।
समझ रहे हो? तो बोले एग्जाम ऐश कर भैया, ठीक है। उसके बाद ये आईआरएफसी जो इंडियन रेलवेज को सर्विस देता था लीजिंग ऑफ एसेट की, जैसे डब्बे उब्बे दिए, तो पहले एग्जाम हुआ करता था, अब ये एग्जामेशन नहीं है और अब ये टैक्सेबल है। डन बात। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर 4 नाम आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है 4 नाम। एनसीवीटी, एससीवीटी, एनएसडीसी, एसएससी। ये नाम दिख गए, एग्जाम कर देना। एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल, नहीं नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है ये, एससी फॉर, और एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल। ये 4 नाम दिखे ना भैया, जीएसटी मत लगाना, खत्म, दिमाग मत लगाओ। अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल जो एनएसडीसी अप्रूव करता है, ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको थ्योरी आती है, ठीक है ना, आपके ऐसे लोग जिनको थ्योरी आती है बट प्रैक्टिकल नहीं आता, तो इनको है ना थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग देते, स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। जो खाली पीली बैठे हैं उनको भी थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं और इनको नौकरी लगा देते, 10-15 हजार जो भी है नौकरी वो लगा देते हैं। तो ये जो सर्विस दे रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विसेज कौन सी देती है, एक एनएसडीसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरा है एसएससी। ये एसएससी कौन है, एनएसडीसी के नीचे वाली एसएसडी है, ठीक है। एसएसडी के नीचे कौन आता है, एसएससी के नीचे, एसएससी के नीचे आती है असेसमेंट एजेंसीज, जो सेंटर्स होते हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, आपने देखे होंगे कि भैया ये कोर्स करो और नौकरी पाइए, गारंटेड, गारंटेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं, गारंटेड नौकरी पाइए ऐसा लिखा हुआ होता है, वही लगवा देते हैं आपको किधर ना किधर, आराम आराम इधर उधर छोटी मोटी जगह पे लगवा देते हैं वो। और चौथा होते हैं ट्रेनिंग पार्टनर्स, असेसमेंट एजेंसी जो आपकी टेस्ट लेती है, और ट्रेनिंग पार्टनर्स जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, बराबर है। किसको देती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम में ये कर रहे हैं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एनएसडीसी प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसके अंदर जो भी आदमी एनरोल हुआ उसको ये सर्विस देते हैं, या वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स या कोई भी टाइप की स्कीम जो ये इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर ये ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये एक योजना है, मतलब आप दीन दयाल उपाध्याय, ये किसी का नाम होगा आई डोंट नो, ग्रामीण कौशल्य योजना, कौशल्य मतलब यूथ आई गेस, ग्रामीण मतलब गांव के लोग, उनको जो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है उन लोगों को जो गांव के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं उनकी सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। और ऊपर दे रखा है डीजीटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल डेवलपमेंट दिखा, माफ कर दो भाई, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट किसके लिए हो रही है मालूम है क्या तुमको, ये स्किल डेवलपमेंट हो रही है उस गवार लोग के लिए जिसने पहली से लेके बीकॉम तक कुछ नहीं कर रखा है, बीए तक कुछ नहीं कर रखा है, बीएससी उसने ऐसी टाइम पास फर्रे फर्रे में निकाल दिया, तो आगे कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको, नहीं तो चोरा चकारा करेगा, तो उसको बोले भैया ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर ले। और इसमें भी फ्रॉड होते हैं, एनएसडीसी में बहुत जोरदार फ्रॉड्स होते हैं, खैर मैं नहीं बोलता, छोड़ो, मैंने ये अपने लाइफ में देख रखा है, मतलब मेरे को बहुत, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब छोड़ दो उसको, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चलो जान दो, छूटने का मन नहीं हो रहा है। एनएसडीसी के अंदर है ना, अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो गवर्नमेंट आपको 2,500 रुपये देती है, ठीक है, मतलब बस आप आ जाओ ट्रेनिंग लो, आपको 2,500 रुपये मिलेंगे। इंस्टीट्यूट को 2,500 मिलते हैं कि भैया आपको दे दे, अब इंस्टीट्यूट आपको क्या बोलता है, आ जाओ एक दिन बैठो एनरोलमेंट करवा लो, 500 रुपये लेके जाओ, इंस्टीट्यूट 2,000 रुपये दबा दिया गवर्नमेंट ने जो दिए वो, ऐसी हालत है। खैर ठीक है, अगला स्पॉन्सरशिप्स। अच्छा क्या करना है, एनएसडीसी, एससीवीटी, एनसीवीटी, एसएससी दिखा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट दिखा, माफ कर दो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ट्रेनिंग प्रोवाइडर दिख गया तो माफ कर दो, ठीक है। हाँ, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर आप कोई नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और क्या क्या लेवल्स होते हैं, जोनल लेवल, कंट्री लेवल, इनसे रिलेटेड इवेंट्स के अंदर अगर कहीं आप स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मेरे को लगता नहीं इस पे से कोई खास क्वेश्चन आता है ऊपर वाले स्पॉन्सरशिप पे। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट हो और आप फोक या क्लासिकल के एमडीटी, म्यूजिक, डांस या थिएटर, म्यूजिक गाना गा रहे हो, हाँ 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 हाँ, डांस या फिर थिएटर प्ले कर रहे हो आप, माँ मुझे छोड़ के क्यों गई माँ, ये
ठीक है, थिएटर, मूवी की बात नहीं कर रहे, थिएटर के अंदर, ये आजकल थिएटर बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। फोक या क्लासिकल आर्ट के अंदर आप, मतलब आप फोक डांस कर रहे हो या आप क्लासिकल डांस कर रहे हो, था, ठीक है, बट अगर आप ना डन 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 ना ये कर रहे हो, ये क्लासिकल नहीं है, वेस्टर्न है, ठीक है ना, तो इस पे पूरा जीएसटी लगेगा। अगर आप म्यूजिक डांस थिएटर कौन से फॉर्म में, फोक या क्लासिकल फॉर्म के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, और जहां परफॉर्म कर रहे हो उससे आप पैसा ले रहे हो, और वो पैसा 1.5 लाख रुपए या उससे कम है, तो आपकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? हाँ। तो कोई अगर क्लासिकल म्यूजिक वाला बंदा आया, उसने गाना गाया ना ना ना, हाँ, और उसने चार्ज कितना किया, 1,40,000, तो उसकी जो सर्विस है 1.5 लाख से कम लिया है, जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर ये म्यूजिक डांस थिएटर फोक या क्लासिकल फॉर्म में नहीं है, वेस्टर्न में है, आपने बुलाया शकीरा को, वो गाना कर रही है, वो डांस कर रही है, हाँ, तो उसने चाहे ₹1,00,000 भी क्यों ना लिया, और जीएसटी लगेगा। क्लियर है बात? हाँ। और ये लोग जो म्यूजिक या डांस या थिएटर करते हैं फोक या क्लासिकल फॉर्म में, लेट्स से कि क्लासिकल म्यूजिक का कोई बंदा है, ठीक है ना, उसने किसी को सर्विस दिया एज अ ब्रांड एम्बेसडर, उसके लिए 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, परफॉर्मेंस के लिए 1.5 लाख की लिमिट है, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है। कौन है यार क्लासिकल म्यूजिक वाला, कोई बंदा है क्या याद, मेरे को तो याद नहीं है, ठीक है, मतलब क्लासिकल कौन सुनता है यार आजकल, एक आधा नमूना रहेगा, सर बहुत अच्छा होता है, वही ओरिजिनल फॉर्म है, भैया माफ करना मुझे, ठीक है, मुझे माफ करना, मैं नहीं सुनता, ठीक है। तो अगर कोई आर्टिस्ट है, वो क्लासिकल डांस में है या फोक डांस में, पर वो किसी का ब्रांड एम्बेसडर है, वो किसी को ब्रांड एम्बेसडर की सर्विस दे रहा है, जीएसटी लगेगा, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद लिखा है अदर फॉर्म है, उसके अंदर जीएसटी लगता है, चाहे वो 1.5 लाख से कम का भी क्यों ना हो। मतलब अरिजीत सिंह क्या क्लासिकल गाने गाता है? मेरे को नहीं लगता अरिजीत सिंह क्लासिकल गाने गाता है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता, अगर गाता भी होगा तो मेरे को पता नहीं, मेरे को म्यूजिक का मैं भी नहीं समझता। क्लियर बात? हाँ। फोक या क्लासिकल, क्या म्यूजिक डांस थिएटर, इन 30 के अलावा चौथा कुछ है तो भैया वो भी एग्जम्प्ट नहीं है। और ये 3 है, म्यूजिक डांस थिएटर, वो भी काय में, फोक या क्लासिकल में, और जिसके लिए आपने पैसा जो चार्ज करा है वो 1.5 लाख रुपए से या उससे कम है, तो भैया जीएसटी नहीं लगेगा। एम आई क्लियर बच्चा पार्टी? यस। अगला, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, एडमिशन मतलब स्कूल के एडमिशन नहीं, नहीं, एडमिट होना मतलब वहां पे जाना, एंट्री 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 की बात कर रहे हैं, राइट टू गेट एंट्री और गेट एडमिटेड इन सम प्लेस। तो अगर वो म्यूजियम, नेशनल पार्क, सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू या कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मतलब जहां जानवर वानवर मिलते हैं, बच्चे आते हैं रे, म्यूजियम, नेशनल पार्क, सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू या कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल, यहाँ के जो भी टिकट है, एंट्री फीस है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है बात? हाँ जी। इसमें कितना भी टिकट रहो जीएसटी नहीं लगेगा। बट सेकंड में क्या बोलते हैं, राइट टू एडमिशन, कहां पे? नीचे, सर्कस, डांस, थिएटरिकल परफॉर्मेंस, ड्रामा, बैले इंक्लूडिंग अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पीजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, प्लेटेरियम, प्लानिटोरियम, प्लानिटोरियम वो होता है जहां पे वो पूरा सौर मंडल दिखाते हैं, वो सोलर सिस्टम दिखाते हैं वगैरह वगैरह, शायद ऐसा कुछ तो है, ठीक है। या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, और फिर बाद में बोल दिया रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग और नॉनसेंस बाद में डाला है। मतलब आप किसी स्पोर्टिंग इवेंट में गए, आप किसी म्यूजिक फंक्शन में गए, आप किसी कॉन्सर्ट में गए, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है, 400 रुपए की टिकट है, जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम टिस्क इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 500 पर पर्सन, मतलब अरिजीत सिंह का म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, टिकट कितनी है? 499, जीएसटी नहीं लगेगा। टिकट कितनी है? 1,000 रुपए, जीएसटी लगेगा। बराबर है? हाँ जी। तो ये सर्कस में गए, डांस देखने गए, या थिएटरिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग बैले और क्या बोल रहे हैं, ड्रामा, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पीजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, प्लानिटोरियम में गए, वहां की फीस अगर 500 रुपए के ऊपर है तो जीएसटी लगेगा, 500 रुपया उससे कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। आईपीएल के मैच देखने गए, 200 की टिकट लिया, जीएसटी नहीं लगता, 1,000 की टिकट लिया, जीएसटी लगेगा। क्लियर है बात? हाँ जी। ओके। सर्विसेज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको कौन सी सर्विसेज देती है मेरे को बताइए। एक काम करिए, मैं चाहता हूं कि पहले ये मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, ठीक है, फुल स्क्रीन है? हाँ जी, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इसको एक बार है ना पूरा का पूरा पढ़ लीजिए तमीज से। यस, आई वॉन्ट यू टू रीड इट, पॉज इट एंड पढ़ लो जल्दी।
चलो भैया देखो, वीडियो पॉज करके पढ़ लो, मैं एक बार चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या बोल रहे हैं। सर्विसेज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो ये हाउसिंग सोसाइटीज है उनके लिए ये पॉइंट है। हाउसिंग सोसाइटी वाले लोग जो अपने मेंबर्स को सर्विस देते हैं, कौन सी सर्विस, कॉमन यूज के लिए जो सर्विसेज दे रहे हैं। कॉमन यूज के लिए मतलब क्या है, जो भी वो सर्विसेज में होता है, मंथली मेंटेनेंस उसकी बात कर रहे हैं। पहली बात तो याद रखना कि जो मंथली मेंटेनेंस ये पर फ्लैट होता है, ठीक है ना, पर यूजर नहीं होता, पर फ्लैट होता है। मंथली मेंटेनेंस पर फ्लैट होता है। जैसे मैंने अगर 3 फ्लैट्स ले रखे हैं तो मेरे को 3 फ्लैट्स का मेंटेनेंस लगेगा। अगर ये मेंटेनेंस का अमाउंट 7,500 रुपए या उससे कम है, मंथली मेंटेनेंस जो सोसाइटी ले रही है वो अमाउंट अगर 7,500 या उससे कम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। अब देखो यहां होता क्या है ये समझो। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये अपने मेंबर्स को कुछ कॉमन सर्विसेज दे रही है। ये अपने मेंबर को दे रही है कॉमन सर्विसेज, जैसे आपके घर के सामने का कचरा साफ होता है, झाड़ू निकलता है, और मेंबर्स उनको दे रहे हैं उसके बदले मेंटेनेंस, ठीक है। मेंबर्स उनको क्या दे रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं। अब अगर ये मेंटेनेंस का अमाउंट लेस देन 7,500 है, नो जीएसटी पर मंथ ऑब्वियसली, ठीक है ना। और अगर ग्रेटर देन 7,500 है तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, क्लियर है। हाँ, अब ये 7,500 पर मंथ काय के लिए है, ये पर मेंबर लिखा है, पर वो पर फ्लैट है। वो नीचे वाले पॉइंट में समझाया हुआ है कि अगर एक मेंबर के पास 2 फ्लैट्स है तो 7,500 रुपए 2 फ्लैट्स के मेंटेनेंस मिला के है कि पर फ्लैट है, तो वो पर फ्लैट है। और याद रखना मेंटेनेंस हमेशा पर फ्लैट लिया जाता है भाई। मेरे पास अगर 3 फ्लैट्स है ना तो मेरे पास 3 मेंटेनेंस लिया जाएगा, 3 जो भी है, मतलब अमाउंट है 6,000 रुपए पर फ्लैट का, तो 6×3 18,000 लिए जाएंगे। तो ये 7,500 का जो लिमिट है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, ये पर फ्लैट का लिमिट है, डन है। अब यहां पे एक चीज समझो कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जो सर्विसेज दे रही है, पहली बात तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल पर्सन होनी चाहिए। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पिछले साल का टर्नओवर है वो क्या होना चाहिए, 20 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ इफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है एंड अनरजिस्टर्ड है, बट जो मेंटेनेंस का अमाउंट है, मेंटेनेंस का जो अमाउंट ले रही है वो ग्रेटर देन 7,500 है, क्या जीएसटी लगेगा, ना, जीएसटी लग ही नहीं सकता, क्योंकि जो देने वाला है वो अनरजिस्टर्ड है। तो पहली कंडीशन क्या है सर, बचपन से यही कंडीशन है कि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तभी तो जीएसटी लगेगा। अगर सप्लायर खुद ही अनरजिस्टर्ड रहा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है खुद ही अनरजिस्टर्ड रही, जीएसटी लग ही नहीं सकता। तो 2 कंडीशंस आ गई। पहला, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, या इस साल का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाने के बाद में उसने जो मेंटेनेंस कलेक्ट करा है वो मेंटेनेंस अगर 7,500 से ऊपर है तब जीएसटी लगेगा। मतलब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है बट मेंटेनेंस 7,500 से कम है, जीएसटी नहीं लगेगा। मेंटेनेंस 7,500 के ऊपर है बट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी लग ही नहीं सकता, क्योंकि सप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि सप्लायर जो है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन, वो एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। सेक्शन 7 के पैरामीटर्स में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड पूरी बातें कर रखी है। आरडब्ल्यूए रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं अपन। मेंटेनेंस चार्जेस लेस देन इक्वल टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर, पर मेंबर मतलब पर फ्लैट। एक मेंबर के पास 2 फ्लैट है तो 7,500 रुपए पर फ्लैट, ऐसा समझे ना। हाँ, फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर कॉमन यूज ऑफ मेंबर्स इन हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट। जैसे कोई खाने वाला, सॉरी झाड़ू वाला आ रहा है तो उसके लिए मेंटेनेंस लेते हैं, ठीक है।
कॉमन इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए मेंटेनेंस लेते हैं, ये सारी बातें। अब ये जो मेंटेनेंस का अमाउंट है इसके अंदर अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यू है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग रहे हैं, वो अगर इंक्लूड कर लिया तो उसको इंक्लूड मत करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, हमारी सोसाइटी क्या बोलती है कि भैया उस सोसाइटी के अंदर जो सारे लोग रहते हैं ना ये एकदम क्लीन रहने चाहिए। तो जो पूरा का पूरा सोसाइटी में जितने भी फ्लैट्स है, जैसे समझ लो 50 फ्लैट्स है, तो 50 फ्लैट्स वालों का जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो प्रॉपर्टी टैक्स भरना किसको है? जैसे मेरा फ्लैट है तो प्रॉपर्टी टैक्स भरना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भरना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, बट हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, हमारी सोसाइटी क्या बोलती है, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगा हर महीने का, हम वो इंक्लूड करके दे देंगे आपको, और उतना आप हमको मेंटेनेंस दे देना। जैसे मेंटेनेंस कितना है हमारा, हमारा मेंटेनेंस है 6000 प्लस लेट अस अज्यूम कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो 2000 है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह नहीं भरते बैठता, मैं डायरेक्टली अपने सोसाइटी को दे देता हूं। वो सोसाइटी ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ये जमा करवा देती है। तो मेंटेनेंस के अंदर जो 7500 की लिमिट है उसमें ये 8000 लेना चाहिए कि 6000 लेना चाहिए? तो कहते हैं 6000 लेना चाहिए, क्योंकि ये जो 2000 का बिल है ये सोसाइटी ने तुमसे अपने पास रखने के लिए नहीं दिया, वो उन्होंने एज अ प्योर एजेंट कलेक्ट किया है। ठीक है, हाँ। तो लिखा है यहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मंथली मेंटेनेंस रेज्ड बाय सोसाइटी ऑन मेंबर्स एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग मंथली लिमिट, मतलब ये लिमिट के अंदर नहीं लेना, इसको छोड़ के 7500 की लिमिट है। ठीक है, अब 4 सवाल आते हैं। पहला, RW हैज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लेस देन 20 lakhs इन फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से कम का टर्नओवर है। इज इट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड? नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एंड पे जीएसटी ऑन मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ग्रेटर देन 7500, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है तो भैया आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो जो आप 7500 के ऊपर का आप चार्जेस कलेक्ट कर रहे हो उस पर जीएसटी लग ही नहीं सकता, क्योंकि जीएसटी तभी लग सकता है जब सप्लायर एक टैक्सेबल पर्सन है, और क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, आपको जीएसटी कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर खुजली मची है और आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तब आपको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, is RWA entitled to take ITC of goods GST paid on input services used and use such ITC for discharge of liability? हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपका 7500 रुपए के ऊपर का, आप एक तो पहली बात आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकता है। क्या बोल रहे हैं कि जो आरडब्ल्यू है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, ये अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है, पर ये सर्विसेज देने के लिए ये कुछ इनपुट्स भी तो खरीद रहा है, जैसे रिपेयर्स में मेंटेनेंस वगैरह है, ठीक है, किसी आदमी को बुलाया इन्होंने किसी सफाई के लिए, सिक्योरिटी वाले लोग हैं, हाँ वो इनको जीएसटी लगाते होंगे, हाँ जी बिल्कुल लगाते होंगे। तो वो जो सर्विसेज लिया है इन्होंने, सोसाइटी वालों ने सिक्योरिटी सर्विसेज ले रखा है, सिक्योरिटी सर्विस वाले सोसाइटी को जीएसटी लगाते होंगे। तो जो ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी ने जो जीएसटी पे कराए इनपुट सर्विसेज वालों को, सिक्योरिटी वालों को, इस इनपुट सर्विस का जो जीएसटी है क्या उसका क्रेडिट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर एक आदमी के पास 2 फ्लैट्स है तो ये 7500 की लिमिट पर फ्लैट है या पर मेंबर है? तो कहते हैं भैया पर फ्लैट है, पर फ्लैट है, ठीक है ना? हाँ जी, ओके डन। तो अगर 2 फ्लैट है तो आपके लिए 15,000 रुपए का लिमिट हो जाएगा। ठीक, ये लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश में आप पढ़ लेना, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक, फुल स्क्रीन कर दूं? 1 सेकंड के लिए फुल स्क्रीन कर रहा हूं, 1 सेकंड के लिए पॉज करो, बड़ा कर दूं, पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ लो। ठीक है, मैं रुक नहीं रहा हूं, एक ही पेज बचा है। ठीक है, लास्ट, वाह 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 वाह, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस। याद है आपको भैया, अगर आपने अपना घर किसी आदमी को रहने के लिए दिया, अपना घर किसी आदमी को रहने के लिए दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर है। उसमें आया है चेंज, चेंज ये आया है। अभी भी क्या कहता है, अगर आपने अपना घर किसी आदमी को रहने के लिए दिया, नहीं 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 नहीं, गलत बात, अगर आपने अपना घर किसी अनरजिस्टर्ड आदमी को रहने के लिए दिया तो जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब अगर आप अपना घर किसी आदमी को
नहीं नहीं, किसी रजिस्टर्ड आदमी को दे रहे हो, रहने के लिए भी क्यों ना दिया हो, जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। समझे बात को? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर आपने अपना घर, अगर अपना घर होम स्वीट होम रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो जीएसटी लगेगा। बात खत्म। ठीक है, उसके बाद में दूसरा होटल, वोटल का है, ये लेस देन इक्वल्स टू 1,000 से कम रहा तो एग्जम्प्ट है, ये अपन ने देखा था। 999 तक रूम चार्जेस रहे होटल वोटल के तो जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, इनफैक्ट इसके अंदर है ना, जो होटल के रूम चार्जेस है वो चार्जेस के हिसाब से जीएसटी का रेट बदलता है। ठीक है ना, बट वो आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है, उतना आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैंने आपको एक जानकारी के लिए बता दिया। उसके बाद ये तो हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, अगर आपने अपना बिजनेस पूरा का पूरा एज ए होल किसी को दे दिया तो जो कंसिडरेशन ले रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है ना, एज अ गोइंग कंसर्न अगर आपने अपना बिजनेस रनिंग चलता हुआ बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी को, तो जो पैसा आपको मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये मैं आपको एक्सेप्शन के अंदर बता चुका हूं, और जब मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इस पे तो भैया जीएसटी लगता ही नहीं है। गोइंग कंसर्न जीएसटी मत लगाना। ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न मतलब क्या है, अरे चलता हुआ बिजनेस है, मैंने मेरा चलता हुआ बिजनेस मैंने पीसी आपको भेज दिया भैया, तो आप मेरे को पैसा दोगे, हाँ, तो इसको ट्रांसफर, ये सप्लाई तो हुआ है पर इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, किराए पे देना। क्या किराए पे दिया भैया? पहला, मोटर व्हीकल ग्रेटर देन 12 पैसेंजर, मतलब बस दिया। किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट वालों को। स्टेट गवर्नमेंट को बस लग रही थी, बसेस कम थी, मेरे पास थी, मैंने उनको किराए पे दे दिया, बदले में वो मेरे को कुछ किराया देंगे, हाँ जी, उस किराए पे जीएसटी नहीं लगेगा। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू जीटीए, मैंने ट्रक दिया जीटीए वालों को, मैंने क्या दिया? ट्रक दिया किसी जीटीए को, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा, मैंने दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल बस, इलेक्ट्रिक बस जो हरे कलर में आती है, किसको? लोकल अथॉरिटीज को दिया, तो जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब सिटी बस, कौन सी? इलेक्ट्रिक सिटी बस, उस पे जीएसटी नहीं लगता। लोकल अथॉरिटी को क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सिटी बस अभी तक इलेक्ट्रिक वाली नहीं चलाती है। जो इलेक्ट्रिक बसेस चलती है वो सिटी के सिटी में चलती है, और जो सिटी का ट्रांसपोर्ट है उसको लोकल अथॉरिटी देखती है, जैसे पुणे का जो है वो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखती है। हाँ जी। उसके बाद लास्ट वाला क्या बोलते हैं? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसएसएफ, स्टूडेंट, स्टाफ या फैकल्टी, किसको दिया? टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्कूल। अच्छा, वाओ, व्हाट इज दिस? अपन ने ऊपर देखा था एजुकेशन में, स्कूल है, स्कूल अपने स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी को जो भी सर्विस दे रही है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर है। कोई एक बस वाला है, ये बस वाला स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है, स्कूल को, कॉलेजेस को नहीं, स्कूल बस की सर्विस दे रहा है। मतलब स्कूल के पास अपनी खुद की स्कूल बस नहीं है, तो स्कूल ने किसी वेंडर को ले लिया है, XYZ नाम की कंपनी है, XYZ नाम की कंपनी है, XYZ कंपनी स्कूल को स्कूल बस सप्लाई करती है, जिसके बदले स्कूल से वो किराया लेती है। यहां पे भी जीएसटी नहीं लगता। हाँ जी, यहां पे ये बात नहीं कर रहे, ये स्कूल बस जो स्कूल को दे रही है उसकी बात नहीं कर रहे, ये तो एजुकेशन में ही अपन ने माफ कर दिया था। अब कहते हैं जो ये स्कूल बस वाला है, इस स्कूल बस वाले को मैंने, प्रणव चांडक ने बस दिया किराए पे, बस दिया, हाँ, मैंने बस दिया, और वो भी आगे स्कूल को देने वाला है, तो जो मेरी बस है उस पे भी जीएसटी नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि उसकी सर्विसेज सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, उसकी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, तो मैं उससे जीएसटी लूंगा। वो बोलेगा भैया मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट है, इनवर्ड सप्लाई पे गाय को जीएसटी ले रहा है जबरदस्ती का, छोड़ दे, माफ कर दे बेचारे को। ठीक है, हाँ जी, समझ आया बात? हाँ जी, यहाँ स्कूल बस वाले की बात नहीं कर रहे, स्कूल बस वाले को जो बस दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। डन है? उसके बाद लिखा है टोल चार्जेस। अब टोल चार्जेस किसके लिए होते हैं? रोड के एक्सेस के लिए या किसी ब्रिज के एक्सेस के लिए। जैसे रोड के एक्सेस के लिए हर जगह देखे होंगे आपने, अगर आप मुंबई में गए हो तो वहां पे जो बीकेसी का ब्रिज बना है, क्या बोलते हैं यार उसको, फ्लाइंग जो भी है, बीकेसी में नहीं, कुर्ला, कुर्ला में बना है शायद, कहाँ बना है यार, भूल गया मैं बड़ा बुलक्कड़ हूँ ऐसे मामले में।
तो एक जो शानदार बने हुआ है उसका नाम नहीं मेरे को ध्यान में आ रहा, ठीक है, एकदम मस्त शानदार दिखता है। तो ब्रिज पे जाने के लिए भी अगर नॉर्मल रोड से जाना है तो कोई टोल नहीं है, पर ब्रिज से जाना है आपको तो टोल लगेगा। तो टोल चार्जेस रोड के लिए या ब्रिज के लिए, ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस तो जीएसटी नहीं लगेगा, टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता। सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, रोड और ब्रिज बाय वे ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी और टोल चार्जेस में क्या डिफरेंट है? अरे मैं पुणे का आदमी हूं, मुंबई में एक आध बार जाता हूं, तो मैं जिस बार जा रहा हूं उस बार मैं टोल भर दिया। बट जो आदमी रोज रोज मुंबई में जाता है उसको रोज वो ब्रिज से जाना है तो पास ले लेता है, मंथली पास। कभी टोल चार्जेस पे, टोल ब्रिज पे नाके पे जाओगे ना, देखना वहां पे मंथली पास एन्यूटी हर साल भरता है, हर महीने भरता है वो भी, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद थर्ड वाला क्या बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन वाली यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन वाली यूटिलिटी है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज दे रहे उस पे भी जीएसटी नहीं लगता। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे जीएसटी नहीं लग सकता, समझ रहे हो? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जनरेशन की यहां पे बात नहीं कर रखी है, उसको अलग इसमें डाल रखा है। क्लियर बात? देखो एक बार इसको है ना पढ़ लो, एक सेकंड। अभी कितने बजे पता है तुमको? मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के बजे है 8:35। क्लासेस खत्म करी, अब मैं बोला रिकॉर्ड करके डाल दूंगा फिर चले जाऊंगा घर पे, तो वही फोन आया था बीवी का, कब आ रहा है? ठीक है, तो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस पे जीएसटी नहीं लगता। बट जो बिजली का बिल है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट जो बिजली लाने के लिए आपने मीटर के चार्जेस दे रखे हैं, या फिर मीटर आपको एक जगह से दूसरे जगह लाना है, उस पे उसके जो चार्जेस है मीटर शिफ्टिंग के या जो भी लेबर चार्जेस है, उन चार्जेस पे जीएसटी लगता है। ठीक है, हाँ, बिजली पे नहीं लगता, बट बिजली का मीटर इंस्टॉल करना है, मीटर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, मीटर के जो चार्जेस है उन पे जीएसटी लगता है। क्लियर है बात? ओके। नाइन्थ वाला पॉइंट ये लिखा है डुप्लीकेट बिल, ये हमसे हमारे साथ हो रखा है। 50 रुपए लेते डुप्लीकेट बिल के, तब लिया करते 2015-16 में, मतलब डुप्लीकेट बिल के, उस पे जीएसटी लगा कि नहीं लगा तब नहीं देखा था, छोटा बच्चा था मैं। ठीक है, नाइन्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, जो इनक्यूबेटी है, इंक्यूबेटर और इंक्यूबेटी होता है, इंक्यूबेटी का 50 लाख तक का टर्नओवर माफ है। 50 लाख तक के टर्नओवर पे जीएसटी नहीं लगता। जो टीबीआई के अंदर या स्टेप के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क या फिर टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेटर्स होते हैं जो इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जहां पे ये एरिया है बेसिकली, उसको इंक्यूबेटर कहते हैं। ठीक है ना, ये स्टेप जैसे एसईजेड है ना वैसी टाइप का है। ठीक है, एसटीपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, वहां पे अगर आपने अपना धंधा लगाया तो आप हो गए इंक्यूबेटी, अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो आपको उसके अंदर नहीं घुसना है। इनक्यूबेटी, इनकी बेटी नहीं, इनक्यूबेटी, इनक्यूबेटी के 50 लाख तक का जो टर्नओवर है वो 3 साल तक माफ होता है, अगर आपका 50 लाख का टर्नओवर पहली बार गया है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं बताता हूं, देखो, टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर इज लेस देन 50 लाख और 3 साल नहीं हुए हैं, मतलब 3 साल तक आपका 50 लाख रुपए तक का जो टर्नओवर है वो माफ होता है। आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में एग्रीमेंट एंटर करा, इस साल आपका टर्नओवर कितना था? 40 लाख, नई जीएसटी नहीं लगेगा। 21-22 42 लाख नहीं लगेगा। 22-23 48 लाख नहीं लगेगा। 23-24 49 लाख लग जाएगा, क्योंकि एग्जम्पशन 3 साल का है। एग्जम्पशन 3 साल तक ही मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा जब आपका टर्नओवर पिछले साल में 50 के ऊपर नहीं गया। मतलब जिस साल में आपका टर्नओवर 50 के ऊपर गया, जिस साल में आपका टर्नओवर 50 के ऊपर गया, पहले 3 सालों की बात कर रहा हूं मैं। जैसे अगर पहले साल मैंने चालू करा फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, यहां मेरा टर्नओवर था 40 लाख, ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मेरा टर्नओवर चलेगा 55 लाख, तो क्या होगा? पहले 50 लाख पे नहीं लगेगा, अगले 5 लाख पे लग जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 से अगले साल मेरे को पूरा जीएसटी, पूरे टर्नओवर पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि पिछले साल मेरा टर्नओवर 50 के ऊपर जा चुका है। समझे क्या बात? तो पहली बात, इनक्यूबेटी को 50 लाख तक के जो टर्नओवर है उस पे जीएसटी नहीं लगता, अगर पिछले साल में उसका टर्नओवर
50 लाख के ऊपर नहीं गया हो। दूसरा, अगर 3 साल नहीं हुए हो। क्या बोला मैंने? इनक्यूबेटी को 50 लाख तक का जीएसटी का जो अमाउंट है उस पे जीएसटी नहीं लगता। 50 लाख तक का जो टर्नओवर है उस पे जीएसटी नहीं लगता अगर पिछले साल आपको 50 लाख के ऊपर का टर्नओवर नहीं गया, प्लस 3 साल नहीं हुए, पहले 3 साल में 50-50 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। समझ में आई बात? ओके। फिर टीबीआई या स्टेप, टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, या एसटीईपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, या जो बायो इंक्यूबेटर्स होते हैं, ये जो सर्विसेज देते हैं, किसको? इंक्यूबेटीज को मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज देते हैं ये, इनकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद कलेक्शन और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय वे ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये लोग जो सर्विसेज देते हैं काहे की न्यूज कलेक्ट करने की, उस पे भी जीएसटी नहीं लगता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो न्यूज एजेंसीज होती है या जो न्यूज चैनल है, ये सारी की सारी न्यूज खुद नहीं कलेक्ट करते, तो कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इनको न्यूज ला के दे रहा है, तो उसके बदले पैसा लेंगे। हाँ, तो जर्नलिस्ट की जो सर्विसेज है, जो न्यूज चैनल को देता है न्यूज कलेक्ट करके देने की, अगर ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पीटीआई वाले या यूएनआई वाले जहां से न्यूज चैनल वाले न्यूज उठाते हैं, नीचे सोर्स में लिख के आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कि हमने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ये न्यूज उठाई है। सोर्स क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से न्यूज खरीदी है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उनको सर्विस दिया है न्यूज की, न्यूज देने की, हाँ, न्यूज प्रोवाइड करने की, जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सर्विस देती है अपने को, उस पर जीएसटी नहीं लगता। मतलब आपके पास राइट है कि आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, तो भैया मैंने आरटीआई के तहत ये इंफॉर्मेशन मांगी, उसके लिए मेरे को कुछ पैसे भरने पड़ते, उस पर जीएसटी नहीं लगता। पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगता, मतलब बुक्स ले रहे हो, बुक के साथ में प्लस जीएसटी नहीं लगाते। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस, जो ये डिप्लोमेट्स वगैरह वगैरह होते हैं, इनकी जो सर्विसेज है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता। एक पहले हुआ करता था स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, ये भी अभी डिलीट कर दिया गया, इसको यहाँ पे डिलीट नहीं करा मैंने, इसकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता था, अब लगता है एनिमल्स को काटने का। फूड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, एफएसआई, ठीक है ना, एफएसआई फूड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन या एनालाइज करते हैं फूड सैंपल्स को, उस पे जीएसटी नहीं लगता था, अब इस पे जीएसटी लगता है। उसके बाद लास्ट वाला, अगर इंडिया के बाहर कोई बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड हो रहा है और एक ऑर्गेनाइजर है, वो किसी भी इंसान को सर्विस दे रहा है इंडिया के बाहर के किसी एग्जीबिशन से रिलेटेड, तो वहां पे जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट 18th वाला पॉइंट है, अगर सर्विस, एक सेकंड रुक जाइए, फिर फोन आ रहा है, एक मिनट, आई रहो, हाँ जी, हाँ। अगला क्या है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय कौन? प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच या मैनेजर किसी स्पोर्टिंग इवेंट में किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। विराट कोहली भारत आईसीसीआई नहीं बीसीसीआई को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। प्लेयर्स, रेफरी आईसीसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं लगेगा। अंपायर नहीं लगेगा। कोच या मैनेजर राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले बीसीसीआई को देते थे, जीएसटी नहीं लगता था। एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रही है, जीएसटी नहीं लगेगा। समझे क्या? रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, जैसे इंडिया की क्रिकेट बीसीसीआई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सर्विस दे रही है, जीएसटी नहीं लगेगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई को दे रही है, जीएसटी नहीं लगेगा। बीसीसीआई किसी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की एसोसिएशन को दी है, जीएसटी नहीं लगेगा। प्लेयर्स दे रहे, रेफरी मतलब ये लोग वो है जो डायरेक्टली फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। एक स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे स्पोर्ट्स बॉडी को दे रही है, नहीं लगेगा। बट ये जो सिलेक्टर लोग हैं जो बाहर से मजे लेते हैं बैठ के, कमेंटेटर्स आकाश चोपड़ा, और ये स्टेडियम के बाहर क्यूरेटर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट, इनकी सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए अबाउट टू आईपीएल फ्रेंचाइजीज पे जीएसटी लगता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। तो विराट कोहली इंडिया के लिए खेल रहा है, उसकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। बट विराट कोहली अगर आरसीबी के लिए खेल रहा है तो उसकी सर्विसेज पे जीएसटी लग सकता है, लग सकता है। क्लियर है बात? हाँ जी। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं डालूंगा, इसको अपन ने रेगुलर क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में कर रखा है। और लास्ट वाला जिसमें अमेंडमेंट है, सर्विस सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज पहले इसरो, आईएसआरओ, अंतरिक्ष और न्यू स्पेस इंडिया, ये तीन लोग अगर सैटेलाइट लॉन्च करते थे तो
जीएसटी नहीं लगता था, बट अब ऐसा है कि कोई भी आदमी अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहता है, मतलब कल चल के मैंने सोचा कि भैया एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, अंबानी जी ने सोचा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो अब कोई भी आदमी सैटेलाइट लॉन्च करे उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जम्प्ट फॉर ऑल, मेरे को लगता है इस पे क्वेश्चन आएगा। सैटेलाइट लॉन्च करने की सर्विस आप कोई भी दे, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पशन खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। मेक श्योर दोस्त भाई बहन सब जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।